ये वाला क्वेश्चन कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे आगे क्वेश्चंस, इधर Cl में मेनली होता है माइनस आई इफेक्ट, एज यू नो इसका प्लस एम इफेक्ट इज लेस देन माइनस आई इफेक्ट, सो मेनली यू विल टेक और कंसीडर इट्स माइनस आई इफेक्ट। यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर ऑब्वियसली कोई इफेक्ट नहीं। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो माइनस आई इफेक्ट फ्रॉम लार्जर डिस्टेंस इज लेस एंड माइनस आई इफेक्ट फ्रॉम लेसर डिस्टेंस इज ग्रेटर। तो आप यदि नेगेटिव चार्ज देख रहे हो तो नेगेटिव चार्ज को माइनस आई ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स। तो यहाँ पर ये स्टेबलाइज ज्यादा करेगा व्हेन कंपेयर टू दिस वन, सो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। नीचे लिख लेंगे आप यहाँ पे माइनस आई माइनस आई, माइनस आई फ्रॉम लेसर डिस्टेंस, माइनस आई फ्रॉम लार्जर डिस्टेंस। ये यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डांसिंग रेजोनेंस होता है इसके अंदर। Here it is a normal carbocation, no abnormal kind of stability is there in this. This you have to remember factually कि ये बहुत ज्यादा अनयूजुअली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। बट आगे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी देखो तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एक बात। दूसरी बात, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन सिर्फ एक है क्योंकि ये अल्फा कार्बन, उस पर एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन। देयरफॉर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। नेक्स्ट देखिए आप, पॉजिटिव चार्ज, नाउ सी ये जो कंपाउंड है दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होते हैं। यदि आप देखें तो एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कॉन्जुगेशन भी है और यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, बट ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। यदि इसको देखो तो कल मैंने आपको बताया था दिस इज ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन,
and troponium carbocation has unusual stability. It is more stable than triphenyl methyl carbocation. So obviously ये काफी ज्यादा stable होगा. This is a non-aromatic structure. This is a non-aromatic structure and it is resonance stabilized. Although this structure is also resonance stabilized, but चूंकि ring overall इसकी anti aromatic है इसलिए least stable होगा, ये सबसे ज्यादा stable होगा. Therefore order हो जाएगा B greater than C greater than A. Now see these three structures. यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो this structure is again anti-aromatic structure. This structure is again anti-aromatic structure. This is aromatic and this is non-aromatic structure. So aromatic structures are more stable than non-aromatic than anti-aromatic. Now you see that कि रेजोनेंस की थ्योरी तो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी है. अब मुझे आपको सवाल कराने मेनली मतलब जो रेजोनेंस पे बच गए या इधर उधर बॉन्ड वाले सवाल बच गए वो सारे सवाल मैं आपसे डिस्कस करना शुरू करता हूँ. सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी के कुछ सवाल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. यदि बेटा आपको याद हो तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. यदि आप डेफिनेशन पे जाओ रेजोनेंस एनर्जी की तो डेफिनेशन मैंने आपको एक लिखवाई थी कि ये वो एनर्जी होती है जो स्ट्रक्चर नहीं लेता है क्योंकि स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है. मतलब यदि स्ट्रक्चर वो एनर्जी यदि उस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ना होता तो उस स्ट्रक्चर के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर मौजूद होती. तो चूंकि स्ट्रक्चर के अंदर में उस अमाउंट तक एनर्जी नहीं है, that means structure is stabilized by that much amount of energy that is called as resonance energy. तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी मतलब वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उस स्ट्रक्चर में उतनी ही ज्यादा एनर्जी नहीं है. तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. इसको बेटा आप लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कंफ्यूज मत हो जाना. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो दिस इज लाइक दिस, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन योर शीट 48 नंबर. तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, बॉन्ड लगा हुआ है. इधर देखें तो ये लगा हुआ. तो अब ध्यान दें तो इधर एक लोन पेयर, ऑब्वियसली दिस लोन पेयर इज गोइंग टू गो इन रेजोनेंस. ये लोन पेयर बढ़िया रेजोनेंस के अंदर जाएगा और ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. यदि इसको देखो तो यहां भी रेजोनेंस में जाएगा, बट यदि आप ध्यान दे तो ये रेजोनेंस में जाने के बाद एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है. ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पर ये जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही ये वाला बॉन्ड आगे बढ़ जाएगा. ये वाला बॉन्ड जब पीछे से आगे बढ़ेगा ये बॉन्ड आगे जाएगा, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर मूव कर जाएगा. इसको यदि देखो तो ये यहां से यहां मूव करता है, ये यहां से यहां मूव करता है, पर इसके मूव करने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जिस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आगे हुआ है उसको पकड़ के वापस खींचेगा। इसका मतलब रेजोनेंस को क्या करेगा, रेजोनेंस को थोड़ा बहुत ब्लॉक करेगा, और यदि रेजोनेंस को ब्लॉक करता है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होती है। और ओवरऑल यदि स्ट्रक्चर देखो तो बेटा आसानी से देख सकते हो ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर जो है एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। सो दिस हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। मैं आपसे और क्वेश्चन डिस्कस करूं तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगेन ये सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये यहां से यहां मूव हो रहा है, ये यहां से यहां मूव हो रहा है। दिस इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, तो मैंने सेकंड वाला आपको जल्दी बताया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई इट इज एरोमेटिक एंड व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पड़ा हुआ है, दिस इज नॉन एरोमेटिक एंड दिस इज सर्टेनली एरोमेटिक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट यदि मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन, तो आप सी को देखेंगे तो बहुत ही आसान है, वहां पे एक में बेंजीन रिंग है, दूसरे में नॉन एरोमेटिक रिंग है, इसलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे डी वाला डिस्कस करता हूं क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आप खुद देखें और आप इसका उत्तर दें। आप में से जो भी बच्चा बताना चाहे कृपया करके दिमाग लगाओ कि इसमें से रेजोनेंस एनर्जी किस स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी, और आप मुझे इसका उत्तर बताएं विथ रीजन। क्यों बोल रहे हैं आप कि ये वाले स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है और इसकी कम है। प्लीज ट्राई दी क्वेश्चन, ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को। ओके बेटा, आई विल एक्सप्लेन दिस। दो बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, शाबाश। आप देखो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस। ओ पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर आया, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओ पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर आया तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके लिए बना लो स्ट्रक्चर, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा तो ये ऑब्वियसली इधर मूव कर जाएगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इधर आया ओ पर नेगेटिव चार्ज, इधर भी आया ओ पर नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब आप यदि देखोगे तो आप में से ज्यादातर बच्चों को पता लग जाएगा कौन सा आंसर ज्यादा सही आंसर है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच दूरी ज्यादा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बीच में दूरी जो है वो कम है। तो जब पॉजिटिव चार्ज पास पास होंगे तो उनके बीच रिपल्शन होगा, और यदि उनके बीच में रिपल्शन होगा तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब उसमें रेजोनेंस कम मिलेगा, और यदि रेजोनेंस कम मिल रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर दैट इज वन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू द सेकंड स्ट्रक्चर, या इसमें लेस होगी और इसमें ज्यादा होगी। रिवर्स now draw the if you have drawn that, please draw that quickly। जिन बच्चों को यहाँ रेजोनेंस देखने में प्रॉब्लम रही, जैसे उनको लगा कैसे बॉन्ड मूव कर दिए, आप बेटा नेचुरली सोचा करो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये पार्शली डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में रहेगा ही रहेगा। इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, यही रेजोनेंस है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, एक्चुअली सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्शन नीचे जाएगा, यदि ये भी ऊपर गई तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस डायरेक्शन में मूव करने से रोकेगी। तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में यदि ब्लॉक लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में यदि ब्लॉक इधर से आ रहा है तो ये नीचे की ओर स्वीटली मूव कर जाएगा, तो ये नीचे की ओर मूव कर जाएगा। यहाँ पर लेकिन दोनों एक ही चीज है, इधर मूव करेगा तो ये आगे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा तो ये आगे मूव करेगा। आपको इनिशिएटिव कहां से देखना था, ऑक्सीजन से देखना था, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी डायरेक्शन में पाई बॉन्ड को खींच लेगा। कुछ बच्चों ने, जब मैं देख रहा था तो उन्होंने क्या किया, इस बॉन्ड को इधर से इधर मूव कर दिया, कुछ इस तरीके से मूव कर दिया। ये गलत बात है। आप ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड मूव कर रहे हो कार्बन की ओर, ये तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नेचुरल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगा, यही डायरेक्शन में नेचुरल मूवमेंट होने वाला है। तो यू हैव टू थिंक द रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन आप सभी बच्चों को याद होगी,
जो रेजोनेंस की कंडीशंस मैंने आपको 6-7 बताई हैं, वो कंडीशंस को आपको याद रखना है कि कब रेजोनेंस मिलेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस था क्योंकि सभी जो एटम्स थे वो sp2 हाइब्रिडाइज थे, तो चूंकि सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज थे तो उनके आपस में रेजोनेंस मिलता ही मिलता। नो जैसे ये क्वेश्चन, अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन पेयर तो मूव करेगा, ये बात तो आप जानते हो कि लोन पेयर जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में होता है तो मूव होता है, तो ये इधर से इधर मूव करेगा। इधर दो लोन पेयर हैं भले, पर मूव तो एक ही करता है, तो ये लोन पेयर आगे मूव करेगा। और आप ये बात भी अच्छे से जानते हो कि लोन पेयर चूंकि आगे मूव कर रहा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका लोन पेयर मुश्किल से मूव करेगा, जबकि नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से मूव कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजोनेंस किस केस में ज्यादा मिलेगा, पहले वाले केस में सेकंड वाले केस की तुलना में ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा, बिकॉज हियर द लोन पेयर विल मूव इजीली व्हेन कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में सोचें, विचार करें कि कौन से में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। इन विच केस रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर, फर्स्ट और सेकंड। ए क्यों? बेंजीन रिंग है, ओके, तो बेंजीन टाइप रिंग है, मतलब बेंजीन तो नहीं है बट बेंजीन टाइप रिंग है, सो इट इज एरोमेटिक रिंग। ऑब्वियसली देयर आर 3 बॉन्ड्स, और यहाँ पर आपके पास में फिलहाल 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक और बॉन्ड बनेगा, पर जब भी एक और बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑब्वियसली द रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर इन दिस केस व्हेन कंपेयर्ड टू द सेकंड केस। So A has more resonance energy when compared to the B structure. Now next one, यदि देखें तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो वो भी उतना ही सिंपल है जितना पहले था। एक में ऑक्सीजन से लोन पेयर मूव कर रहा है, एक में नाइट्रोजन से लोन पेयर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का लोन पेयर जल्दी मूव करेगा व्हेन कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन, तो देयर इज नथिंग इन दैट क्वेश्चन, इट इज अ इजियर वन। मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव चार्ज, और एक और आप विचार करें इस क्वेश्चन पे और तुरंत मेरे को बताएं कि कौन से वाले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों। आप डरे नहीं और स्ट्रक्चर्स को खुल के बनाएं। स्ट्रक्चर्स को जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे। स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा खुल के बनाएं आप और ट्राई करें आप कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। फटाफट बता सकते हैं आप कौन सा ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी और क्यों? बताएं बेटा, माइक तो पहुंच चुका है आपके पास। सेकंड वाला ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी दिखाएगा, कारण बोले? शाबाश। यदि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इधर से इधर जंप करेगा, ये इधर से इधर जंप करेगा, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। पर यदि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इधर से इधर जंप करेगा, ये इधर से इधर, तो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यदि आया तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। जब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कम मिलेगा, मतलब ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में कम कन्वर्ट होगा, मतलब ज्यादातर समय वो एक ही रूप में टिका हुआ है, और यदि एक ही रूप में टिका हुआ है मतलब ये अच्छी बात नहीं है। उसको क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटिन्यूअसली डिस्पर्स करना चाहिए। यहाँ पर दोनों स्टेबल इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, यदि यहाँ देखो तो यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज है और इधर भी N पे नेगेटिव चार्ज है, जब भी इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देयरफॉर
आप देखें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू दिस वन। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आसान क्वेश्चन है रिलेटिवली, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई है वो छपा नहीं है इसलिए आप उसको छोड़ दें। Now I will discuss this question with you. If you want to answer the question, you are most welcome. इसमें पूछा है कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है। रेजोनेंस एनर्जी पूछा है किसकी ज्यादा है। आप यदि आंसर देना चाहें तो तुरंत दे दें, नहीं तो फिर मैं आपको समझाता हूं। ऑब्वियसली यू हैव टू गिव रीजन फॉर दैट। बी में रेजोनेंस ज्यादा है। ए में प्रॉब्लम क्या है बेटा? डबल बॉन्ड का टूटना मुश्किल है। ओके ट्राई दैट। आई थिंक बी। ओके और ए में दोनों बॉन्ड कोई भी एक मूव करेगा। चलो आई विल टेक दैट आंसर, मतलब इट्स अ गुड आंसर। क्या आप वो टेक्निकल शब्द बताना चाहोगे जो शब्द आप कई बार प्रयोग करते रहते हो? रेजोनेंस इज मोर इन सेकंड व्हेन कंपेयर्ड टू द वन। चलो ठीक है, आई विल टेक दैट आंसर। नाउ सी दिस, यहां पर बेटा जब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पर ये बॉन्ड मूव नहीं कर सकता। इस बॉन्ड को मूव करने के लिए वापस से एक बार जब ये वाला बॉन्ड इधर से वापस आएगा और ये बॉन्ड वापस अपनी पोजीशन पे लौट जाएगा, तब ये वाला बॉन्ड आगे मूव कर सकता है। यदि ये बॉन्ड यहां से यहां मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक नहीं हो सकती। दिस इज अ केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो अपोजिट डायरेक्शन से एक ही और जब आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बढ़ सकती है, दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रुकी रहेगी जब तक कि ये बॉन्ड दोबारा रीस्टेब्लिश ना हो जाए। जब ये बॉन्ड वापस से रीस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये आगे मूव कर सकता है, अन्यथा ये आगे मूव नहीं कर सकता है। सिंपल शब्दों में आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक ही बॉन्ड एक टाइम में मूव कर पाएगा, दूसरा बॉन्ड मूव करेगा पर उसके लिए नेक्स्ट चांस आपको चाहिए। उसके बाद ही जब ये वापस से रीस्टेब्लिश हो जाए तब ये बॉन्ड मूव कर सकता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम तक एक ही जगह पर टिका रहेगा, और यदि डबल बॉन्ड एक ही जगह पर रुका रहेगा तो उस पर अटैक आसान हो जाएगा, इसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि यहां पर यदि आप देखें तो यहां पर जब ये मूव करेगा, मैंने आपको बोला आप इनिशिएटिव यहां से लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फर्स्ट मूवमेंट ये वाला करो, उसके बाद नॉर्मली मूवमेंट पीछे से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा, तो सारे बॉन्ड एक साथ मूव हो पा रहे हैं। दिस इज अ केस ऑफ क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज अ सिंपल केस ऑफ रेजोनेंस। देयरफॉर यहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर रेजोनेंस एनर्जी कम होगी। सो दिस इज अ केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। यदि मैंने गलती से हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दिया हो तो आप उसको करेक्ट कर लें। दिस इज अ केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। नो, एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए इस मामले में। यदि A है और यदि B है तो ऑब्वियसली आपको ये बात दिख गई होगी कि कहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये बात अभी अभी आपने सीखी है। अगेन यू आर सीइंग अ केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि यहां से यहां मूव करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां मूव करेगी।
टेक्निकली बेटा जब तक ये वापस ना जाए तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा. दिस इज अगेन द टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑफ पाई बॉन्ड आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. दिस इज अगेन अ केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन. जबकि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है. ये बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. ये बॉन्ड आगे, यदि ये बॉन्ड इधर मूव करता है तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा. या एक बार में एक ही बॉन्ड मूव करो, इधर से इसको इधर मूव कर दो, इधर से इधर मूव कर दो. जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी एरो थोड़ा ज्यादा लगा दिया था, तो ये बॉन्ड इधर से इधर मूव हो जाएगा. नाउ इट इज गुड. Therefore, the upper one, that is the B, is not a case of cross hyperconjugation. A is a case of cross hyperconjugation. Resonance energy B की ज्यादा होगी when compared to the A. Now see, there is one case of carbonate. And then there is one case of formate. Obviously beta, you can see that very easily. कार्बोनेट में रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा when compared to the formate. ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया. ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये जंप करेगा, फिर ये इधर से इधर जंप करेगा. तो पूरे स्ट्रक्चर पर आपको रेजोनेंस मिलेगा. यहाँ पर सिर्फ 2 ही एटम पर, 3 एटम पे आपको रेजोनेंस मिल रहा है. यहाँ पे टोटल एटम्स इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस आर 4. Therefore, resonance energy here will be more when compared to here. Now, next देखें आप. यदि आप ये स्ट्रक्चर देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें तो ऑब्वियसली बेटा दिस इज अ एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर और एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर इज अगेन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट दिस स्ट्रक्चर इज अ एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर व्हिच विल बी अ लेस स्टेबल स्ट्रक्चर. देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू दिस वन. यदि आप एक और क्वेश्चन देखें तो यूं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH2 double bond CH2 double bond. This structure is certainly resonance stabilized, but this is a aromatic structure. और aromatic structure ज़्यादा stable होते हैं. Therefore, its resonance energy will be more when compared to this one. And this is a anti-aromatic structure. Anti-aromatic structures are less stable. Anti-aromatic structure are less stable structure. इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा. यहाँ पर देखें तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, देयरफॉर दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर. तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर जो है वो रेजोनेंस एनर्जी का भी होगा. नोट इट डाउन.